साथियों, जो छात्र छात्राएँ, मेडिकल छात्र छात्राएँ इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, उनको मेरा आशीर्वाद और बाकी सबको मेरा प्रणाम। ये शंखनाद मैंने यूँ ही नहीं किया। आज स्वास्थ्य की ताज़ा खबर में मैं जिस शोध का जिक्र करने जा रहा हूँ वह शंखनाद से ही जुड़ा हुआ है। मैं मानता हूँ कि पिछले बहुत समय से किन्हीं व्यस्तताओं के कारण मैं आपके बीच नहीं आ पाया, बट अब ईश्वर की कृपा से ऐसी संभावना है कि मैं लगातार आपके सामने स्वास्थ्य संबंधी नई और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुरू करता हूँ उस शोध को जो मैंने आपके लिए अभी शंखनाद के द्वारा जिसका जिक्र किया। आइए शंखनाद करें। ये खबर दैनिक जागरण में छपी थी 26 जून को, 24 को। मैं ज़्यादातर 24 की या 23 एंड की न्यूज़ आपके पास लाया हूँ। और इस खबर में बहुत इंटरेस्टिंग है, BHU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के रिटायर्ड प्रोफेसर SK अग्रवाल, किसके हैं, लंग डिजीज़ेस के यानी श्वास और फेफड़ा रोग के विशेषज्ञ, कहते हैं कि इस शंखवाद को आरोग्य के लिए संजीवनी कहते हैं। वे कहते हैं कि आमतौर पर लोगों को फेफड़े का उपयोग कम करते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, मगर नियमित रूप से लोग नहीं कर पाते। शंखनाद से वह स्वयं ही हो जाता है। इससे फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, अस्थमा की संभावना कम होती है, चेहरे की चमक बढ़ती है, आँख की बीमारी होने की संभावना से बचाता है। शंखनाद में सांस को छोड़ना एक्सपीरेटरी एफर्ट है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात मुझे लग रही है। इसके अलावा यहीं के BHU के आयुर्वेदाचार्य प्रोफेसर KN द्विवेदी भी कहते हैं कि शंखनाद से ऑक्सीजन ग्रहण करने की और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्षमता बढ़ती है। इससे शरीर स्वस्थ होता है और ये ट्रैंकुलाइजर की तरह काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि हमारी जो देश की जो ये परंपराएं हैं, जैसे शंख बजाना आदि, हो सकता है इनके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण हो। इसलिए हमें इन परंपराओं को यूँ ही त्यागना नहीं चाहिए, उसके ऊपर शोध करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ताकि हम उसको अपने जीवन में उतार सकें। आगे चलते हैं। दैनिक जागरण में एक अनुसंधान नाम से एक छोटा सा कॉलम आता है। अक्सर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, इतना छोटा सा होता है, मगर उस अनुसंधान कॉलम में कोई हेल्थ रिसर्च का समरी होती है, उसका सारांश होता है। तो मैं अक्सर उसको पढ़ता हूँ और सुरक्षित कर लेता हूँ, काट लेता हूँ उसे। अपराध से सुरक्षित महसूस होने पर कम होता है दिल के दौरे का जोखिम। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि अगर हमें आसपास का वातावरण सुरक्षित महसूस देता है, वी फील सिक्योर एंड सेफ फ्रॉम क्राइम्स, then the chances of heart disease are less, ये आर्टिकल कहता है। और ये ऐसे ही नहीं है। शोध के लेखक नेशनल सेंटर फॉर कार्डियोलॉजी डिजीज बीजिंग के डॉक्टर मेंगिया ली के ने कहा है, इसके मजबूत साक्ष्य हैं कि जहां हम रहते हैं उसके आसपास का वातावरण का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यानी हम जहां रह रहे हैं, अगर हम सिक्योर एनवायरनमेंट में हैं, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनके प्रति हम शंकित नहीं हैं, घबराए हुए नहीं हैं, तो इनके अनुसार ये ऐसे प्रमाण हैं कि हम ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे हृदय रोगों से। और आगे कहते हैं यह अध्ययन हमारे हृदय के स्वास्थ्य और दीर्घायु को लेकर हमारे आसपास होने वाले पहलुओं पर प्रकाश डालता है। इसमें सुरक्षित महसूस करने के साथ दुकानों और पार्क की निकटता, कहीं आने जाने का सुलभ साधन भी शामिल है, जहां हमारे बच्चों के पालन पोषण में कोई कठिनाई नहीं। यानी कि ओवरऑल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट
और कुछ हद तक फिजिकल एनवायरनमेंट भी हमारे कार्डियक हेल्थ को बढ़ाता है। ये 26/8/23 में दैनिक जागरण में छपा हुआ है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, डॉक्टर पीटर स्टर्लिंग जो एक अद्भुत रिसर्चर हैं, बहुत बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक थ्योरी ऑफ एलोस्टेसिस दी है, थ्योरी ऑफ एलोस्टेसिस, जहाँ वो ये कहते हैं कि उन्होंने ब्लैक अमेरिकन्स पर रिसर्च करी है, प्रोफेसर पीटर स्टर्लिंग ने। जहाँ तक मुझे ध्यान है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में वो न्यूरोबायोलॉजिस्ट हैं। उनका कहना ये है, इसी से मिलती जुलती बात मुझे याद आ गई, कि उन्होंने देखा कि यदि ब्लैक गेटोज़ में रिसर्च करी उन्होंने, जो वहाँ के स्लम्स हैं, उन्होंने पाया कि जब वहाँ के रहने वाले आसपास के वातावरण को लेकर शंकित हैं, यानी हाइपर विजिलेंट हैं, और जो आसपास वाइट कम्युनिटीज़ हैं उनकी संपन्नता से परेशान हैं या जलन महसूस करते हैं, जिसको वो कहते हैं हाइपर विजिलेंस हाइपोसेटिस्फैक्शन। वो ये कहते हैं, उनका अपना मानना है कि हाइपरटेंशन और स्ट्रोक के पीछे ये भी एक बड़ा कारण है। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आगे चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है कला व शिल्प। ये भी दैनिक जागरण में है, 17/8/24। ये तो बिल्कुल ताज़ा तरीन है। रचनात्मक गतिविधि में भाग लेना हमारे व्यक्तित्व के निखार में सहायक है। एक नए अध्ययन में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के विरुद्ध लड़ाई में कला और शिल्प में भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आर्ट एंड क्राफ्ट यू कैन से, और आर्ट एंड स्कल्पचर यू कैन से, मतलब ये जो ह्यूमैनिटीज़ हैं, आर्ट, मूर्ति बनाना, पेंटिंग बनाना आदि, पोट्री करना, ये सब शोधकर्ताओं ने कहा है कि रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने से आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, प्रसन्नता और जीवन सार्थक होने का भाव जगता है। यही तो हम ढूंढ रहे हैं सर, हम यही तो चीज़ें ढूंढ रहे हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस एंड वर्थनेस ऑफ लाइफ। दिस इज व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर। हम पैसे में ढूंढ रहे हैं, पार्टियों में ढूंढ रहे हैं, ड्रग्स में ढूंढ रहे हैं, टूर में ढूंढ रहे हैं, वगैरह में। मगर उनका कहना ये, इसका एक आसान तरीका है, टू बी इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर। ब्रिटेन की एंजेला रस्किन यूनिवर्सिटी से जुड़ी शोध की मुख्य लेखिका डॉक्टर हेलेन कीज ने ये परिणाम दिए हैं, और उन्होंने इसके सार्थक परिणाम पर प्रकाश डालते हुए कहा, इसका रोजगार की तुलना में भलाई में अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह के अध्ययन बताते हैं कि हमें आर्ट में, मैं यहाँ तक और भी आगे कहूँगा संगीत में, इन सब चीज़ों में हमें समय जरूर निकालना चाहिए। अब एक थोड़ा सा डराने वाली खबर है, जो कि हिंदुस्तान में 23/8/24 की है। ये कहती है, ऐसे ही जंगल कम होते रहे तो बढ़ेंगी बीमारी। छोटा सा कटिंग था कोने में, मैंने इसको बड़ा करा लिया क्योंकि मुझे बड़ा रेलेवेंट लगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित एक गांव में गलियों में मगरमच्छ का घूमना, कर्नाटक के घर में विशालकाय अजगर का नजर आना कोई साधारण बात नहीं। और अभी आप देख रहे हैं बहराइच वगैरह में, यूपी में वो क्या कहते हैं, भेड़ियों का आतंक, कुछ पकड़ भी लिए गए। ये कहते हैं लोगों के रिहायशी इलाकों में जंगली जीव दिखने के पीछे मुख्य कारण तेजी से बढ़ती इंसानों की आबादी है। हम केवल जानवरों को दोष नहीं दे सकते, उन्हें पकड़ना, ट्रैंकुलाइज करना, उनको विस्थापित करना, वो तो अपनी जगह जरूरी है, मगर वो कह रहे हैं कि इसके पीछे इंसानी घुसपैठ का असर है। इससे जानवरों से इंसानों के बीच नई बीमारियों का संक्रमण तेजी से फैलेगा। आप देख रहे हैं जितनी नई बीमारियां आ रही हैं, इवन कोरोना का भी, कोविड-19 का भी एनिमल ओरिजिन बताते हैं। मंकी पॉक्स है ही मंकी ओरिजिन हो गया। जितनी इबोला,
सार्स, ये जितनी बीमारियां आई हैं पिछले 10-15 सालों में, कहीं ना कहीं इनका एनिमल ओरिजिन है, जितनी महामारियां आई हैं। तो इसलिए ये ह्यूमन एनिमल का जो ये बढ़ता जा रहा है इंटरेक्शन, इसमें कहीं ना कहीं नॉन वेजिटेरियन डाइट भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, उसके वजह से भी हमारा संपर्क, हम उन्हें पालते हैं, वो भी एक कारण कहा जा सकता है। यही हाल रहा तो 2070 तक धरती के आधे से अधिक हिस्से में इंसानों और जानवरों को एक साथ रहने को मजबूर होना पड़ेगा, मिशिगन यूनिवर्सिटी के अध्ययन में दावा किया गया है। इसमें शक नहीं कि दुनिया में तेजी से फैलते शहरों और इंसानी बसावट ने इंसानों और जानवरों के संबंधों में दरार पैदा कर दी है। नतीजन इंसानों और जानवरों के बीच टकराव की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। तो इसका कोई इजी सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। अब सभी जो इंसान हैं, जो इंसानों के हित में सोचते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, साइंटिस्ट हों, या हम आप जैसे आम लोग हों, इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है कि इस मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को कैसे कम किया जाए। शायद आबादी को रोकना, आबादी को एक साइंटिफिक ढंग से उस पर एक लगाम लगाना भी शायद इसका एक सॉल्यूशन मेरे हिसाब से हो सकता है। आगे चलते हैं। ये तो बहुत ही डराने वाली खबर है अगली। 1 in 2 इंडियन एडल्ट्स अनफिट फिजिकली इनएक्टिव सेज स्टडी। ये छोटी सी कटिंग है, बट ये अपने आप में एक बॉम्ब शेल की तरह है। क्यों? नियरली 50% ऑफ इंडियन एडल्ट्स आर अनफिट and fail to adhere to WHO World Health Organization recommendation for adoption of physical activity, according to a study published in medical journal The Lancet Global Health। Lancet Global Health से बड़ा जर्नल ढूंढना मुश्किल है साथ। उसमें उन्होंने 197 कंट्रीज में स्टडी करी 2000 और 2022 के बीच, और ये पाया कि 52.8% वुमेन और 38.4% मैन फिजिकली इनएक्टिव है, यानी वीमेन ज़्यादा इनएक्टिव पाई गई। और सबसे हमारे लिए डरावनी बात यह है कि भारत में देयर वाज अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन प्रेवलेंस ऑफ इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी अमंग इंडियन एडल्ट्स फ्रॉम 22.4 in 2000 to 45.4 in 2022। यानी कि 2000 के बीच में और 2022 के बीच में 2 साल में 22% लोग जो आलसी थे, अगर मैं आलसी वर्ड यूज करूं, तो वो 45.4% हो गए। यानी भारतीय लोग 2 साल में दुगने आलसी हो गए। और आलस से छोटी मोटी समस्या नहीं है, इसी आर्टिकल में आगे लिखा गया है। पहले ये बता दूं, इस आर्टिकल में लिखा है, तो हम सभी जानते हैं कि WHO कहता है 150 minutes of moderate intensity और 75 minutes of vigorous intensity physical activity per week, ये मिनिमम है। तो आलसी होने का क्या नुकसान है? It leads to serious health consequences. Physical inactivity adults are more susceptible to developing different cardiovascular diseases, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, उसके अलावा डायबिटीज टाइप 2, डिमेंशिया, इवन ब्रेस्ट एंड कोलोन कैंसर। ये चौंकाने वाली बात आपको लगेगी कि कुछ कैंसर से भी फिजिकल इनएक्टिविटी, आलसी होने का संबंध है। इसलिए इस वीडियो के ख़त्म होते ही तुरंत फिजिकल एक्टिविटी में जुट जाइए, चाहे इंडोर चाहे आउटडोर। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत चिंता वाली रिपोर्ट है, बहुत चिंता वाली। क्यों? शराब और मौतें। जिस शराब को हम लोग बहुत बढ़िया चीज़ मानते हैं, उसको लेते हुए चीयर्स करते हैं, मैं समझता हूँ उसको लेते हुए टीयर्स करना चाहिए, क्योंकि हमारे आंसू आने वाले हैं शराब के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। WHO कहता है, ये अमर उजाला में छपा है 29 जून 24, बहुत पुरानी खबर नहीं है। क्या कहता है? WHO की रिपोर्ट के अनुसार
दुनिया भर में शराब से हर वर्ष 26 लाख से ज़्यादा लोग मर रहे हैं और इस वक्त 40 करोड़ लोग शराब व नशे की लत के प्रयोग होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। 26 lakh deaths directly due to alcohol each year in the world and 40 crore are sick, चाहे वो लीवर की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो या और बीमारियां विटामिन डेफिशिएंसी रिलेटेड बीमारियां हो, कुछ भी हो, मालन्यूट्रिशन हो, तो ये बहुत खतरनाक है। उल्लेखनीय है कि 1.4 अरब से अधिक आबादी वाला भारत इस शराब की लत से जूझ रहा है और नवीनतम आंकड़े इस गंभीरता को, समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक का मानना है कि नशीले पदार्थ के सेवन से पुरानी बीमारियों के उभरने व मानसिक स्वास्थ्य पर असर करने का भी खतरा बढ़ रहा है। और ये आगे बताते हैं इंडिया के लिए कि इंडिया में 41% पुरुष और 21% महिलाएं शराब पीते हैं और 2020 में भारत में शराब से 3 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं। शराब की समस्या को काबू करने में चीन की तुलनात्मक कामयाबी भारत के लिए रोल मॉडल हो सकती है। हम चीन में बहुत सारी कमियां ढूंढते हैं, बहुत सारी बुराइयां ढूंढते हैं, होंगी भी, मगर कुछ मामलों में वो हमसे बेहतर हैं। एक मामला है शराब को जिस तरह उन्होंने कंट्रोल किया, दूसरा है उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया। कई चीज़ें अच्छी भी हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं, बाकी तो जो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं वो अलग हैं, हमें उनसे सावधान रहना है, हमें अपनी सीमा की रक्षा करनी है, वो अपनी जगह। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस शराब को हम एक मॉडर्न फैशन का हिस्सा मान रहे हैं वो कितने उसमें खतरे हैं। और ये जो अध्ययन पहले आया था, मैं इस पे बोल चुका हूँ पहले अपने चैनल पे, ये जो अध्ययन था कि साहब मॉडरेट ड्रिंकिंग इज़ गुड फॉर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, कि थोड़ी शराब पीना हार्ट के लिए लाभदायक है, इसके बहुत सारे डिस्क्लेमर्स आ चुके हैं, बहुत सारी स्टडीज़ आ चुकी हैं। मैं बोल चुका हूँ, फिर कभी मौका लगा फिर बताऊँगा कि इसके पीछे वैज्ञानिक प्रमाण अब हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए उस बात को भी आप थोड़ा सावधान रहिए, वो जितना बताया गया जिस तरह से, वो उस तरह से नहीं है। हर दिन मल्टीविटामिन की ज़रूरत क्या है? हर दिन मल्टीविटामिन की ज़रूरत, पिछले कुछ समय से मल्टीविटामिन लोकप्रिय हो रहे हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोग शरीर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका नियमित सेवन करते हैं। इसमें अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक ताज़ा अध्ययन में इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। 4 लाख लोगों पर किए गए अध्ययन में जानने की कोशिश की कि क्या मल्टीविटामिन के नियमित सेवन से औसत उम्र में इजाफा होता है, डज इट इंक्रीज लॉन्गेविटी, मगर पाया गया कि ऐसा कुछ नहीं होता। यह अध्ययन पुराने शोधों के नतीजों को की तकसीद करता है, मतलब उसको वेरीफाई करता है कि मल्टीविटामिन से सेहत को विशेष लाभ नहीं होता। यानी कि बिना डेफिशिएंसी के, डेफिशिएंसी है तो वो विटामिन जिसकी डेफिशिएंसी जरूर लेना चाहिए। आजकल जैसे विटामिन डी का पाया जा रहा है, B12 का पाया जा रहा है, तो वो अलग चीज़ है, मगर खाली वैसे ही लेते रहना बिना कंफर्म डेफिशिएंसी के इसका फ़ायदा होना सिद्ध नहीं हुआ। हम अक्सर लोग मोटापे के लिए उस व्यक्ति को ही दोषी मानते हैं जिसको मोटापा है, और काफ़ी हद तक वो होता भी है। इसकी लाइफस्टाइल की वजह से मोटा है, आलसी है इसलिए मोटा है, खाता बहुत है। मगर एक अध्ययन के अनुसार मोटापे में ये जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में पाया गया है कि 27% ऑफ ओबेसिटी इज एसोसिएटेड बिटवीन फादर एंड सन। यानी कि जिस उम्र में फादर मोटे थे उस उम्र में जाते जाते बेटे को भी मोटापे की संभावना 27% हो सकती है लाइफस्टाइल के बियॉन्ड। तो यानी कि अनुवांशिकता का भी रोल
मोटापे में है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए एफर्ट ना करें कि पापा मोटे थे तो मुझे तो होना ही है मोटा, ऐसा नहीं है। जीन एक्सप्रेशन एक चीज़ होती है। यदि हम विग्रस एक्टिविटी करें और ज़्यादा ध्यान रखें और ज़्यादा प्राणायाम करें और डाइट पे ध्यान रखें तो जो जीन्स हमने इनहेरिट करी हैं अपने पेरेंट्स से, उनका एक्सप्रेशन रोका जा सकता है। ऐसे बहुत सारे अध्ययन हैं। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मगर ब्लेम करना भी ठीक नहीं है। भोजन की बात आई तो एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर WHO की। WHO ने कहा है दुनिया भर में खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड को नियंत्रण करने की वजह से हर वर्ष, ये अच्छी खबर है, अभी तक तो खबर थोड़ा नेगेटिव थी, पॉजिटिव खबर ये है ट्रांस फैटी एसिड को नियंत्रित करने से हर वर्ष 1,83,000 लोगों की जान बचाने में मदद मिली है। 1.83 lives have been saved by limiting the use of trans fatty acids. Now what are trans fatty acids? जिसको हम पहले ब्रांड नेम से वनस्पति घी आदि जो डालडा नाम से बिकता था, अलग अलग नामों से बिकता था, यानी वेजिटेबल ऑयल्स में से हाइड्रोजन पास करके उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं, वो ट्रांस फैटी एसिड्स कहलाते हैं और वो बहुत खतरनाक है, उनसे बचना चाहिए। और इंटरेस्टिंगली ज़्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स में एक्सेप्शंस आर देयर, जब तो उसमें लिखा ना हो उसमें ट्रांस फैटी एसिड यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ बेटर होती है, बट ये ह्यूमन लाइफ को कंप्रोमाइज़ करते हैं। इसका ताज़ा अनुभव ये है और WHO कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमने 370 करोड़ लोगों तक ट्रांस फैटी एसिड की प्रभाव को कम करके दिखाया। तो ये सराहनीय प्रयास है WHO का और दुनिया भर की सरकारों का, और भारत में भी जागरूकता बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल संबंधी एक और चौंकाने वाली खबर है। मोबाइल तेजी से हर उम्र के लोगों को गिरफ्त में ले रहा है। हर दिन घंटों मोबाइल के साथ बिताने के दौरान क्या आप इसके तथ्य से वाकिफ हैं कि एक गैजेट शरीर में टाइप 1 डायबिटीज के यह गैजेट शरीर में टाइप 1 डायबिटीज के जोखिम को बढ़ा रहा है। हाल में की गई रिसर्च में इस बात का खुलासा किया गया है कि जो लोग 6 घंटे से कम नींद लेते हैं उनमें 7 से 8 घंटे नींद लेने के मुकाबले टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ने लगा है। मेरे ख्याल से टाइप 1 डायबिटीज जोखिम मिसप्रिंट होगा क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज की बात हो रही है। मिनाश यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अनुसार रात के समय मोबाइल के साथ समय बिताने से उससे निकलने वाली नीली रोशनी की वजह से नींद न आने की समस्या बढ़ जाती है। शोधकर्ताओं ने इस शोध में कलाई पर लगने वाली गैजेट्स के माध्यम से प्रतियोगियों को ब्लू लाइट एक्सपोजर का नज़र रखा गया। शोधकर्ताओं ने शोध में शामिल 67 प्रतिभागियों में लाइट एक्सपोजर के डायबिटीज पर जोखिम का असर पाया। एक अन्य रिसर्च के अनुसार 40 से 64 वर्ष की आयु में लगभग 85,000 लोगों पर रिसर्च हुआ। इसमें लाइट एक्सपोजर के खतरे पर नजर रखने के लिए 1 सप्ताह तक दिन और रात में कलाई का उपकरण बांधा गया। तो कहने का मतलब ये है, ये जो हम रात में गैजेट्स देख रहे हैं उससे जो ब्लू लाइट निकल रही है, लैपटॉप से भी निकल रही है, और भी अध्ययन मैंने पढ़े हैं, ये ब्लू लाइट जो है ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए हमें गैजेट्स के यूज़ को कम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें बीमारियों से जूझना पड़ेगा। अनिद्रा, डायबिटीज़ टाइप 2 वगैरह वगैरह बहुत सारी बीमारियों का इससे संबंध है। सोशल मीडिया के आने में आजकल बहुत सारी स्टडीज़ आ रही हैं। इसके अपने लाभ हैं नो डाउट, बट इसके हानियाँ भी बहुत सामने आ रही हैं, इसके दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। कई स्टडीज़ मैंने अपने चैनल पे भी बताई हैं कि इससे डिप्रेशन तक का रिलेशन पा रहा है, एंग्जाइटी बढ़ती है, कंपैरिजंस बढ़ते हैं। अब ये लेटेस्ट एक न्यूज़ छपी है दिल्ली टाइम्स सैटरडे जुलाई 18, 2024, अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, US सर्जन जनरल कॉल्स फॉर वार्निंग लेबल्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।
American Surgeon General Dr. Vivek Murthy is advocating for warning labels on social media platforms due to the concern about their impact on adolescent mental health. Adolescents यानी जनरली 11 से 19 साल के बच्चों को एडोलसेंट बोलते हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव इतना देखा यूएस सर्जन जनरल विवेक मूर्ति साहब ने कि उन्होंने कहा इस पर वार्निंग आनी चाहिए, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। इतना ज़्यादा वो कंसर्न है। तो ये कंसर्न हमें भारतीयों को भी होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने घर वालों को सोशल मीडिया से होने वाले खतरों से सावधान करते रहें। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब सोशल मीडिया को अवॉइड करने लगे हैं या लिमिट करने लगे हैं। अब ये इसी इसमें कोई अंकुर मोदी हैं, स्टूडेंट, को कहते हैं सोशल मीडिया गिव्स यू अ फॉल्स सेंस ऑफ बीइंग क्लोज टू अ बिग सर्किल दैट रियली डज नॉट एग्जिस्ट। I prefer not to seek information about people who are not close to me in real life. कितनी बढ़िया बात है। जो मेरे निकट नहीं है, मेरे दिल के करीब नहीं है, उनके बारे में जानकारी लेना मैं समझता हूँ कोई लाभ नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। अंचित अंबेडकर मार्केटिंग मैनेजर इसमें लिख रहे हैं द बिगेस्ट रीजन आई एम ऑफ सोशल मीडिया इज बिकॉज इट इज हाईली इन्फ्लुएंशियल व्हेन इट कम्स टू नॉट मैचिंग द लाइफस्टाइल दैट यू सी ऑनलाइन। Also, it was getting addictive and waste of time. I quit because I wanted to be more productive. यानी अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, सुभारती मेडिकल कॉलेज में। मेरे बहुत सारे बच्चे कई बार बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कई बार बहुत अच्छी रैंक्स लाते हैं पीजी एंट्रेंस में। सभी ने लगभग मुझे ये बताया, जो भी अच्छा रैंक्स लाए हैं, बढ़िया रैंक्स लाए हैं ऑल इंडिया रैंकिंग में, सब ने लगभग ये बताया कि सर हमने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, हमने अपने मोबाइल से दूरी बनाई, तब जाके हम फोकस कर सके। ऐसे ही मैं इंटरमीडिएट में जो टॉपर्स आते हैं यूपी बोर्ड में या सीबीएसई में, उनके इंटरव्यू पढ़ता रहता हूँ, मुझे शौक है पढ़ने का। वो भी यही कहते हैं कि जब हमने अपने मोबाइल को लिमिट किया यूज़ को, 1 घंटे 2 घंटे, हमने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, तो हमारे को टाइम मिला, वो फोकस मिला, वो क्रिएटिविटी मिली कि हम एक्सेल कर पाए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया बुरी ही चीज़ है, इसके अपने लाभ हैं। इसका जुडिशियस यूज़ करना, तार्किक यूज़ करना ठीक है, ना कि इसके प्रति एडिक्टिव। तो इसके साथ ही मैं आज का ये स्वास्थ्य की ताज़ा खबर आपके सामने कंक्लूड करता हूं। और ओजस ज्ञान केंद्र मेरठ, जो कि एक आध्यात्मिक और मैं कहूँगा कल्चरल सेंटर है, यूनिक इस पार्ट ऑफ कंट्री का, वहाँ से गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हुए एक बार फिर आपसे विदा लेता हूँ और जल्दी ही आपके सामने ऐसी नई नई जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, नमस्कार।